आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 25 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान के खिलाफ घेरा हुआ टाइट, अमेरिका के लिए अरब सपोर्ट की एंट्री, 2 अरब मुल्क दे सकते हैं बड़ी मदद, गजा के रफा बॉर्डर पर प्राइवेट गन, इसराइल का नया कंट्रोल प्लान बेहद खतरनाक, इसराइल के एजेंट हो रहे मालामाल, गजा के गद्दारों की मौज करवाने वाली डिटेल आई सामने, सुट्टा भुट्टा बकरा बादाम सबका हो रहा खुलेआम इंतजाम, और अमेरिका में मचा बड़ा कोहराम, मिनियापोलिस में फिर बहा लहू, ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उबाल। शुरुआत करते हैं इस शो की और बता देते हैं कि एक एक खबर अहम है और ज्यादा खबरें नहीं है, सभी अहम है शुरू से आखिर तक। पहली खबर, ईरान के खिलाफ एक बड़ा घेरा तैयार हो रहा है और अब अमेरिका इसराइल के महबूब 2 अरब मुल्क ईरान को बड़ी चोट देने की तैयारी में है, ये एक रिपोर्ट आई है। दोस्तों, ये दावा अभी कुछ देर पहले ही सामने आया है जिसके मुताबिक ईरान के खिलाफ सीन धीरे धीरे लेकिन साफ तौर पर सेट होता जा रहा है। अब बात सिर्फ अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रह गई है, बल्कि अरब रीजन के कुछ अहम मुल्क भी इस गेम में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात सीधे तौर पर अमेरिकी आर्मी को लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे, यानी पूरी बातचीत, हर चीज, कोड डिकोड, इंफॉर्मेशन, ये सब भी देंगे, सामान भी देंगे, जंगी साजो सामान में भी। ज़ायनी अखबार इसराइल हायोम की रिपोर्ट कहती है कि यूएई और जॉर्डन अमेरिका को सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल डेटा, लॉजिस्टिक बैकअप और मिसाइल डिफेंस सपोर्ट भी दे सकते हैं। मतलब अगर ईरान की तरफ से जवाबी मिसाइल या ड्रोन लॉन्च होते हैं तो उन्हें इंटरसेप्ट करने में ये दोनों मुल्क भी रोल निभा सकते हैं, निभाएंगे नहीं, निभा सकते हैं। उधर ईरान का टारगेट साफ है, यानी इसराइल, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस और गल्फ का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दहला दिया जाएगा अगर ईरान पर हमला होता है तो। 25 जनवरी की शाम मिडिल ईस्ट आए वेबसाइट ने भी इस खबर को अपनी खबर बनाया। इसराइल हायोम को ही उन्होंने उसके बेस खबर को ही, ओरिजिनल खबर को अपनी खबर बनाया और रिपोर्ट में दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के सीनियर लोग ईरान पर जोरदार अटैक के लिए जोर डाल रहे हैं और इसे एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्लान को यूएई के साथ साथ कुछ यूरोपीय मुल्कों का भी सपोर्ट बताया जा रहा है, जिसमें ब्रिटेन का नाम भी शामिल है। हालांकि ब्रिटेन कितना एक्टिव रोल निभाएगा इस पर अभी क्लियरिटी नहीं है, जो है बात वो सीधी कहनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी बातें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमेरिका की सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहते हैं, उसका चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर इसराइल पहुंच चुका है। तब ये सारी बातें सामने आ रही हैं और ब्रैड कूपर वहां इसराइल के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स कर रहा है। एक इसराइली सिक्योरिटी सोर्स ने इन अखबारों को बताया और कहा कि दोनों मुल्कों की, यानी इसराइल और अमेरिका की मिलिट्रीज पहले कभी इतनी करीबी कोऑर्डिनेशन में नहीं रही हैं और अब इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ एक साथ जोड़ने की तैयारी है अमेरिका और इसराइल की। दूसरी तरफ गल्फ रीजन के अंदर बेचैनी भी साफ नजर आ रही है। अरब डिप्लोमेट्स और गल्फ ऑफिशियल्स को डर है कि अगर अमेरिका इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो आग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा रीजन क्रॉस फायर में फंस सकता है। इसी डर की वजह से सऊदी अरब, ओमान और कतर अमेरिका को नई स्ट्राइक से, नए हमलों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्लीज जून वाला माहौल मत बनाओ। यूएई की पोजीशन हालांकि अब भी धुंधली बताई जा रही है। ये एक दूसरा पहलू है यूएई का, कभी सपोर्ट के सिग्नल मिलते हैं, कभी दूर के इशारे। याद रखिएगा, जो रिपोर्ट मैं आपको सुना रहा हूं वो ओरिजिनली एक इसराइली अखबार का दावा है। आप उस अखबार पर कितना यकीन करते हैं आपके यकीन पर डिपेंड करता है। अभी यूएई और जॉर्डन ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि मेरा मानना है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि वो अमेरिका के बेहद करीब हैं, उनके बिजनेसेस हैं अमेरिका से और जॉर्डन तो बहुत बड़ी एड लेता है अमेरिका से, तो अमेरिका की मदद वो कर भी सकते हैं, मेरा ये मानना है। मतलब तस्वीर अब और ज़्यादा क्लियर होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल का मिलिट्री प्लान, दूसरी तरफ अरब रीजन के कुछ मुल्कों का खुला या छुपा हुआ सपोर्ट और बीच में ईरान, जिसे चारों तरफ से घेरने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं।
सवाल अब ये नहीं है कि टेंशन है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये घेरा सिर्फ दबाव बनाने के लिए है या फिर किसी बड़ी चोट की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब गजा से जुड़ी हुई दो बेहद अहम खबरें सुनिए। रफा बॉर्डर को खोलने की तैयारियां हो रही हैं और इसराइल की गिद्ध जैसी नजरें अब भी इस सरहद से हटना नहीं चाहती। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर अब इसराइल ने अमेरिका से प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां तैनात करने का नया शिगुफा छोड़ दिया है कि यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां या इंटरनेशनल वो स्टेबलाइजेशन फोर्स मतलब। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अफसरों ने अमेरिका से कहा है कि गजा के जनूबी दरवाजे यानी रफा पर अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री और सिक्योरिटी कंपनियों को तैनात किया जाए। ये मांग उस वक्त सामने आई है जब जंग के बाद रफा को कंट्रोल करने के तरीकों पर अंदरूनी बातचीत चल रही है। रफा क्रॉसिंग गजा के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। यहीं से लोग और राहत का सामान और ज़रूरी मदद गजा के अंदर आती है और यहीं से गजा के अंदर लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा पाते हैं। इसराइल की कोशिश है कि जंग के बाद भी इस अहम रास्ते पर उसका असर बना रहे, लेकिन सीधे अपनी फोर्स उतारने के बजाय अब प्राइवेट अमेरिकी सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए कंट्रोल रखा जाए, ये इसराइल की ख्वाहिश है। इसे लिख कर रख लीजिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं जो कि ये कदम बताता है कि रफा सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की सियासत और ताकत के खेल का सबसे बड़ा मैदान बनने वाला है रफा बॉर्डर। सवाल यह है कि अगर बंदूक वर्दी में नहीं प्राइवेट हाथों में होगी तो भी क्या गजा की हालत सच में बदल पाएगी या बस कंट्रोल का नाम बदल जाएगा। इसराइल के बाद अमेरिका की प्राइवेट फोर्स, बात तो बराबर है। एक और अहम खबर सुनिए। गजा में गद्दारों की मौज है क्योंकि इसराइल उन्हें सलीके से पाल रहा है। गजा में हालात ये हैं कि आम लोग भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन उसी गजा में इसराइल कुछ चुने हुए ग्रुप्स को खाना, पैसा, दवाइयाँ और हथियार सब पहुँचा रहा है। चॉकलेट्स भी, बकरा भी, बादाम भी, सुट्टा भी और भुट्टा भी, बता रहा हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ये वही ग्रुप्स हैं जो हमास के खिलाफ काम करते हैं और असल में इसराइल के लिए मिलिशिया, एजेंट और मुखबिर का रोल निभा रहे हैं। यानी गजा की तबाह आवाम के लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने काम के लोगों के लिए सब कुछ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि इसराइल ने एंटी हमास मिलिशियाओं को हथियार दिए, ड्रोन के जरिए सपोर्ट दिया, खुफिया जानकारी दी, खाना और यहां तक कि सिगरेट के पैकेट्स तक पहुंचाए। इसराइली अखबार भी 25 जनवरी को इस खबर को छाप रहे हैं। कुछ जख्मी लड़ाकों को तो इलाज के लिए सीधे इसराइल ले जाया गया। ये मिलिशिया सीज फायर के दौरान उन इलाकों में ऑपरेट करती रही जहां आईडीएफ खुद नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन इस दौरान पूरा कंट्रोल इसराइल के हाथ में ही रहा। रिपोर्ट में एक ग्रुप का जिक्र है जिसकी अगुवाई हुसाम अल अस्ताल कर रहा है। दावा किया गया कि इस ग्रुप ने गजा के उस हिस्से में जहां हमास का कंट्रोल है वहां हमास के एक पुलिस अफसर को मार डाला। इस मिलिशिया के दर्जनों लोग उस इलाके में मौजूद बताए जा रहे हैं जो इस वक्त इसराइल के कब्जे में है। वहां इन्हें सिक्योरिटी भी मिली हुई है। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें इन लोगों के पास इसराइली हथियार साफ दिख रहे हैं। पहले भी ये सामने आ चुका है कि इसराइल गजा में पॉपुलर फोर्सेस नाम की एक मिलिशिया को सपोर्ट करता रहा है, जिसे एक एंटी हमास बद्दू लीडर यासिर अबू शबाब ने बनाया था। दिसंबर में अबू शबाब की मौत हो गई, जिसे उसके ग्रुप ने आपसी खानदानी झगड़े का नतीजा बताया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बॉस। असल बात तो यह है कि ये पूरा खेल इसराइल की कमजोरी को बेनकाब करता है। नेतन्याहू और आईडीएफ 2 साल तक अपने दम पर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को खत्म नहीं कर पाए। इसीलिए अब गजा के अंदर ही गजा वालों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन गजा में खत्म हो जाए, यानी हमास। दोस्तों, एक तरफ भूख, तबाही और लाशें हैं, दूसरी तरफ उन ग्रुप्स की परवरिश है जो इसराइल के लिए काम के हैं। सवाल सीधा है, अगर इसराइल सच में ताकतवर है तो उसे गजा में एजेंट पालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना महंगा फौजी साजो सामान, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ये भाड़े के लोग, ये किराए के लोग, क्यों? सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने पूछ लिया है। अब एक खबर सुपर पावर की जो सुपर खतरे में है। खतरा अपनी आवाम से है। अमेरिका में इस वक्त हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं।
ट्रंप को ईरान के प्रोटेस्टर्स की बड़ी फिक्र रहती थी, लेकिन अब वही आग उनके अपने घर में भड़क चुकी है। मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स ने 37 साल के एक अमेरिकी सिटीजन एलेक्स प्रेटी को कल शाम गोलियों से भूनकर मार डाला, जिसके बाद शहर एक बार फिर सड़कों की जंग का मैदान बन गया। एलेक्स प्रेटी कोई हथियारबंद शख्स नहीं था, वो एक अस्पताल के आईसीयू में एक मेल नर्स था जो लोगों की जान बचाने का काम करता था, लेकिन इमिग्रेशन रेड के दौरान उसे कई गोलियां मार दी गईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ट्रंप ने और आईसीई ने ये कहा कि उसके हाथ में हथियार था, खतरा था, इसलिए गोली चलाई। इस वाकये के बाद अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। एंटी आईसीई प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को घेर लिया जहां एलेक्स को गोली मारी गई थी। मिनियापोलिस शहर में अब भी नारे गूंज रहे हैं, आईसीई बाहर जाओ, फेडरल फोर्सेस वापस जाओ। यही नहीं, शिकागो शहर में भी भारी रैली निकली जहां लोगों ने खुलकर आईसीई के खिलाफ नारे लगाए। टेक्सास सूबे के सैन एंटोनियो शहर की सड़कों पर भी हजारों लोग मार्च करते नजर आए और ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को खून से सनी हुई पॉलिसी बताया। मामला सिर्फ एक शहर का नहीं है दोस्तों। मिनियापोलिस में पिछले कई हफ्तों से फेडरल एजेंट्स की भारी तैनाती चल रही है जो ट्रंप के एंटी इमिग्रेशन ड्राइव के तहत रेड कर रहे हैं। इस पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलीगल तौर पर, नाजायज तौर पर रहने वालों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल रहे हैं। इससे पहले 7 जनवरी की घटना या इंसिडेंट भी आपको याद होगा। रेनी गुड नाम की 37 साल की खातून को आईसीई के अफसरों ने गोली मार दी थी जब वो कार में थी और निकलने की आगे कोशिश कर रही थी। उनका कत्ल हो गया था। तभी से हर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले हफ्ते एक वेनेजुएलन शख्स को भी इसी शहर में फेडरल एजेंट्स ने गोली मार दी थी पैर में। मिनेसोटा सूबे के गवर्नर टिम वॉल्ज ने अब साफ लहजे में कहा है कि ये अब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का मामला नहीं रहा। उनके मुताबिक ये आवाम के लिए एक जुल्म की मुहिम बन चुकी है और आज उसी मुहिम ने एक और शख्स की जान ले ली। उन्होंने ऐलान किया कि इस केस की जांच अब मिनेसोटा यानी कि जो गवर्नर है, उसकी जो हुकूमत है, वो खुद करेगी। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। जो हुकूमत दूसरों के मुल्कों में प्रोटेस्ट और वायलेंस पर उंगलियां उठाती थी, आज उसी के अपने शहरों में खून बह रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब अपने ही मुल्क में उठती इन आवाज़ों को भी उसी तरह दबाने की कोशिश करेंगे, या अमेरिका को मानना पड़ेगा कि जुल्म चाहे बाहर हो या अंदर एक दिन जवाब मांगता ही है। ट्रंप को देखना पड़ेगा। ट्रंप अपने दौर के एक अलग और अजीब शख्स के तौर पर लिखे जाएंगे। आज मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी है। मेरी उम्र के ना सही, मेरी से आधी उम्र की नस्ल के जो लोग हैं, वो सोवियत रूस की तरह एक और सुपर पावर को कई मुल्कों में टूटता हुआ देखेंगे। ये लिख लीजिए, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सलामत रहिए, खुश रहिए।